नमस्कार लर्नर्स। आज के इस विशेष व्याख्यान में हम वाणिज्य और कॉरपोरेट कानून के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कंपनी का निर्माण एवं समामेलन भाग 2, दैट मीन्स फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी जो केवल कागजों पर दिखाई देती है, समाज में एक जीवित व्यक्ति की तरह अनुबंध कैसे कर सकती है? जिस तरह एक मनुष्य का जन्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसी तरह एक कंपनी का जन्म एक वैधानिक यानी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। कंपनी अधिनियम 2013 और प्रासंगिक मामलों में 1956 के प्रावधान इसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। आज हम समझेंगे कि एक विचार दैट मीन्स आइडिया से लेकर एक कानूनी इकाई लीगल एंटिटी बनने तक का सफर कैसे तय किया जाता है। हम समामेलन की बारीकियों, आवश्यक दस्तावेजों और उन जन्म प्रमाण पत्र की बात करेंगे जिसे हम समामेलन पत्र या समामेलन का प्रमाण पत्र कहते हैं। कंपनी के समामेलन या निगमन इनकॉर्पोरेशन की बुनियादी अवधारणा और धारा 7 के प्रावधानों को समझना इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पर्पस है। समामेलन की प्रक्रिया के 4 चरणों जो प्रमुख हैं, प्रारंभिक तैयारियां, दस्तावेजों की सुपुर्दगी, रजिस्ट्रार द्वारा जांच और प्रमाण पत्र की प्राप्ति आदि का विश्लेषण करना, पार्षद सीमा नियम दैट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और पार्षद अंतर नियम दैट मीन्स मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे आधारभूत प्रपत्रों को पहचानना, समामेलन प्रमाण पत्र के निश्चयात्मक प्रमाण पत्र दैट मीन्स कंक्लूसिव एविडेंस होने के कानूनी प्रभाव को समझना, व्यवसाय आरंभ करने की शर्तों और उससे जुड़ी वैधानिक औपचारिकताओं की व्याख्या करना। कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव समामेलन होता है। कंपनी अधिनियम की धारा 7 इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। कानून के अनुसार किसी भी विधिपूर्ण उद्देश्य लॉफुल पर्पस के लिए व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर कंपनी बना सकता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर कंपनी के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि आप एक पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो कम से कम 7 सदस्य चाहिए, प्राइवेट के लिए न्यूनतम 2, और यदि एक व्यक्ति की कंपनी 1 पर्सन कंपनी दैट मीन्स ओपीसी अगर बनाना है तो केवल एक ही व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होगी। इन व्यक्तियों को पार्षद सीमा नियम पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। समामेलन के लिए 5 बुनियादी अपेक्षाएं हैं। व्यक्तियों का संयुक्त या अहद होना, उद्देश्यों का कानूनी होना, सदस्यों की न्यूनतम संख्या पूरी करना, सीमा नियम पर हस्ताक्षर और अधिनियम की सभी शर्तों का पालन। सरल शब्दों में कहें तो समामेलन वह प्रक्रिया है जिसके बाद कंपनी को एक पृथक वैधानिक अस्तित्व सेपरेट लीगल एंटिटी प्राप्त होती है। इसके बिना कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता। कंपनी का समामेलन कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि कई चरणों में फैली हुई एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। अध्ययन की दृष्टि से हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक तैयारियां करना, प्रीलिमिनरी स्टेप्स जहां नींव रखी जाती है, रजिस्ट्रार को पत्रों की सुपुर्दगी करना, डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की सुपुर्दगी, रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्रों की जांच स्क्रूटनी बाय रजिस्ट्रार जहां कानून की कसौटी पर दस्तावेजों को परखा जाता है, समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना ऑब्टेनिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो कंपनी के जन्म की अंतिम मुहर है। चलिए अब हम इन चरणों को एक एक करके गहराई से समझते हैं ताकि आप इस जटिल प्रक्रिया को आसानी से आत्मसात कर सकें। समामेलन से पूर्व की तैयारियां किसी भी भवन के निर्माण से पहले उसके नक्शे और सामग्री को जुटाने जैसी होती है। इसमें सबसे पहला काम है रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निर्धारित करना। प्रवर्तकों प्रोमोटर्स को यह तय करना होता है कि कंपनी का मुख्य कार्यालय किस राज्य में होगा, क्योंकि उसी के आधार पर रजिस्ट्रार का अधिकार क्षेत्र तय होता है। इसके बाद आता है कंपनी का नाम निर्धारित करना। क्या कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकती है? जी बिल्कुल नहीं। नाम ना तो किसी मौजूदा कंपनी जैसा होना चाहिए और ना ही आपत्तिजनक। इसके लिए प्रवर्तकों को रजिस्ट्रार के पास फॉर्म 1A में आवेदन करना होता है। इसमें वरीयता क्रम में 4 नाम देने होते हैं। रजिस्ट्रार 7 दिनों के भीतर नाम की उपलब्धता की सूचना देता है। ध्यान रहे यह नाम केवल 6 महीने तक आरक्षित रह सकता है। यदि इस दौरान पंजीकरण नहीं हुआ तो यह आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह सुनिश्चित करना प्रबंधकों की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी की पहचान विशिष्ट और
स्पष्ट रहे। नाम तय होने के बाद कंपनी के संविधान को लिखने की बारी आती है। कंपनी के दो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो है पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और पार्षद अंतर नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सीमा नियम कंपनी की शक्तियों की सीमा तय करता है, जबकि अंतर नियम आंतरिक प्रबंधन क्या नियम बनाता है। कंपनी अधिनियम की अनुसूची प्रथम में इसके प्रारूप दिए गए हैं। उदाहरण के लिए सीमित कंपनी के लिए तालिका अ और ब का पालन किया जाता है। प्रवर्तकों को विशेषज्ञों जैसे वकीलों और कंपनी सचिव की मदद से इसका मसौदा तैयार करना चाहिए। यहाँ एक रोचक तथ्य है कि अंशों द्वारा सीमित पब्लिक कंपनी के लिए खुद के अंतर नियम बनाना अनिवार्य नहीं है। वह तालिका अ को सीधे अपना सकती है, लेकिन सीमा नियम बनाना हर कंपनी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह आधार स्तंभ है। एक बार मसौदा तैयार हो जाने के बाद बुद्धिमान प्रवर्तक इसे रजिस्ट्रार से जांच करवाते हैं। इसे मुद्रण होने के बाद, इसकी प्रिंटिंग होने के बाद होने वाली गलतियों और देरियों से बचा जा सकता है। जब रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है, तब इसका मुद्रण करवाया जाता है, दैट मीन्स प्रिंटिंग करवाया जाता है। आज के डिजिटल युग में लेजर प्रिंट को भी मान्यता प्राप्त है। मुद्रण के बाद, दैट मीन्स प्रिंटिंग के बाद, इनका नियमानुसार स्टैम्प शुल्क लगाया जाता है और तिथि अंकित की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमा नियम पर अभिदाताओं, दैट मीन्स सब्सक्राइबर्स के हस्ताक्षर होने चाहिए। निजी कंपनी में कम से कम दो, सार्वजनिक कंपनी में 7 लोगों को अपने नाम, पते और खुद के हाथ से हस्ताक्षर करने होते हैं। यह हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण है कि ये व्यक्ति कंपनी बनाने और उसके अंशों, शेयर्स लेने के लिए सहमत है। कंपनी चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रवर्तकों को न्यूनतम पूंजी, मिनिमम कैपिटल की व्यवस्था करनी पड़ती है। सामान्यतः निजी कंपनी के लिए 1 लाख और सार्वजनिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपए की प्रदत्त पूंजी का प्रावधान है। हालांकि संसाधनों के अनुसार इसमें ढील दी गई है, फिर भी प्रक्रियात्मक रूप से इसकी व्यवस्था जरूरी है। इसके साथ ही एक वैधानिक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। यह घोषणा कौन कर सकता है? यह या तो कोई वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव या कंपनी का कोई निदेशक या प्रबंधक कर सकता है। इस घोषणा का अर्थ है कि हमने कंपनी निर्माण की सभी कानूनी शर्तों का पालन किया है। इसके अलावा प्रस्तावित संचालकों और प्रबंधकों की सूची और उनके साथ किए गए अनुबंधों का विवरण भी तैयार रखा जाता है। संक्षिप्त पुनरावृत्ति, रिकैप। इस चरण में सबसे पहले हमने देखा कि नाम का चयन किया जाता है, फिर दस्तावेजों का मसौदा, दैट मीन्स उनका प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रिंट होने के बाद उसमें स्टैंपिंग, हस्ताक्षर और वैधानिक घोषणाएं कैसे पूरी की जाएंगी, यह बताया जाता है। यह सब एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए आवश्यक होता है। तैयारियों के बाद अब गेंद रजिस्ट्रार के पाले में आती है। प्रवर्तकों को रजिस्ट्रार के पास कई दस्तावेज जमा करने होते हैं। सबसे पहले पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम की 3-3 प्रतियां भेजी जाती हैं। इसमें से एक पर स्टैंप होना अनिवार्य है। इसके बाद प्रस्तावित प्रबंधकीय कमियों की नियुक्ति के अनुबंध और फॉर्म संख्या 1 में वैधानिक घोषणा की जाती है। यदि कंपनी पब्लिक है तो उसे फॉर्म संख्या 20 में संचालकों की सूची और उनकी लिखित सहमति भी देनी होगी। निजी कंपनी के लिए यह सूची अनिवार्य नहीं है। यहाँ हस्ताक्षरकर्ता ही प्रथम संचालक मान लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि संचालकों के लिए योग्यता अंश, दैट मीन्स क्वालिफिकेशन शेयर देना जरूरी होता है, तो उसकी प्रतिज्ञा भी देनी है। रजिस्ट्रार को कार्यालय के पते की सूचना फॉर्म 18 में दी जाती है। इन सबके साथ निर्धारित शुल्क की राशि लगाना ना भूलें। इन दस्तावेजों की सही सुपुर्दगी ही पंजीकरण की प्रक्रिया को गति देती है। तैयारियों के बाद जब रजिस्ट्रार को ये दस्तावेज मिल जाते हैं, तो वह एक मूक दर्शक नहीं बना रहता। वह एक निरीक्षक की भूमिका निभाता है। वह देखता है कि क्या शुल्क पर्याप्त है, क्या सीमा नियम, अंतर नियम कानून के दायरे में है, क्या कंपनी के उद्देश्य वैध है। धारा 12 के तहत रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का नाम किसी और से मेल ना खाए, उसके उद्देश्य अनैतिक या गैर कानूनी ना हो। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि वह हर एक जानकारी की सत्यता की गहराई से जांच करे? कानूनी तौर पर रजिस्ट्रार का मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं। वह दस्तावेजों की सत्यता का पूर्ण उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन यदि उसे कोई प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी गलती दिखती है, तो उसे वह सुधारने का निर्देश दे सकता है। जब वह पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है, तभी वह अगले कदम की ओर अपना फाइल बढ़ाता है। जांच के बाद रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है, तो वह कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में अंकित कर लेता है। वह कंपनी की सीमा नियम और अंतर नियम को पंजीकृत करता है और कंपनी को एक प्रमाण पत्र जारी करता है। इसे ही हम समामेलन का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इस प्रमाण पत्र में कंपनी का नाम, उसके सदस्यों का दायित्व, उसके दायित्व की प्रकृति, समामेलन की तिथि, रजिस्ट्रार की मुहर आदि होती है। जिस पर यह प्रमाण पत्र जारी होता है, उस पर कंपनी का विधिक जन्म हो जाता है। अब कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, बैंक खाता खोल सकती है और दूसरों पर मुकदमा कर सकती है, या उस पर मुकदमा किया जा सकता है। यह कंपनी के अस्तित्व का सबसे बड़ा दस्तावेज होता है। अब हम इस लेक्चर के सबसे रोचक और कानूनी रूप से गंभीर हिस्से पर आते हैं। समामेलन का प्रमाण पत्र केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह एक निश्चयात्मक प्रमाण पत्र, कंक्लूसिव एविडेंस है। इसका मतलब है कि एक बार यह मिल गया तो आप यह सवाल नहीं उठा सकेंगे कि कंपनी के निर्माण में कोई कानूनी कमी रह गई थी। कल्पना कीजिए, यदि सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले 7 सदस्यों में से 5 अवयस्क थे और उनके हस्ताक्षर जाली थे, लेकिन रजिस्ट्रार ने गलती से प्रमाण पत्र जारी कर दिया। क्या ऐसी स्थिति में कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा?
इसका जवाब हमें मूसा गुलाम आरिफ बनाम वर्सेस इब्राहिम गुलाम आरिफ के केस में मिलता है। न्यायालय ने कहा कि भले ही पंजीकरण की शर्तों का पालन ना हुआ, लेकिन यदि प्रमाण पत्र जारी हो गया है तो वह अंतिम है। आप उसकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकते। यह कानून की स्थिरता, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है, ताकि कंपनी के साथ व्यापार करने वाले लोग असुरक्षित महसूस ना करें। क्या निश्चयात्मक प्रमाण का मतलब यह है कि गलत तरीके से बनी कंपनी हमेशा चलती रहेगी? यहाँ एक स्पष्टीकरण आवश्यक है। प्रमाण पत्र केवल निर्माण की प्रक्रिया को वैध बनाता है, कंपनी के उद्देश्यों को नहीं। यदि कंपनी का उद्देश्य ही अवैध है, तो प्रमाण पत्र मिलने से वह वैध नहीं हो जाएगी। अगर बाद में यह पता चले कि कंपनी गलत तरीके से बनी है, तो इसका क्या उपचार है? उपचार है, न्यायालय समामेलन के प्रमाण पत्र को रद्द नहीं करता, बल्कि कंपनी के समापन का आदेश देता है, जैसा कि बोमेन बनाम सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड के मामले में देखा गया। विधिक अस्तित्व या विधिक व्यक्तित्व को खत्म करने का एकमात्र तरीका कंपनी का समापन ही होता है। संक्षिप्त रिकैप के लिए हमने देखा कि समामेलन प्रमाण पत्र कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र है, जो सभी कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने का अंतिम और अकाट्य प्रमाण माना जाता है। प्रमाण पत्र मिल गया, कंपनी का जन्म हो गया, लेकिन क्या वह तुरंत व्यापार शुरू कर सकती है? यहाँ सार्वजनिक और निजी कंपनियों के लिए नियम समान है। धारा 11 के अनुसार कंपनी तब तक व्यवसाय शुरू नहीं कर सकती और न ही ऋण लेने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है, जब तक कि वह 2 शर्तों को पूरी ना कर दे। निर्देशकों द्वारा रजिस्ट्रार को यह घोषणा ना दी जाए कि हर अभिदाता ने अपने अंशों का मूल्य चुका दिया है। दूसरा, कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड कार्यालय के पते का सत्यापन, वेरिफिकेशन ना करा लिया हो। यदि कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और दोषी अधिकारियों पर प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगाया जा सकता है। अतः जन्म के बाद भी चलने के लिए इन वैधानिक अनुमति की सहायता या आवश्यकता होती है। आज के इस विस्तृत लेक्चर में हमने कंपनी के निर्माण की पूरी यात्रा देखी। हमने समझा कि कैसे प्रवर्तक या प्रमोटर एक विचार को कानूनी जामा पहनाते हैं। प्रवर्तक कंपनी का निर्माता तो है, लेकिन वह उसका एजेंट नहीं है, क्योंकि वह जब काम शुरू करता है तब कंपनी का अस्तित्व नहीं होता। हमने धारा 7 के तहत पंजीकरण की बारीकियों को देखा। मोआ और एओए, दैट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के महत्व को समझा और यह जाना कि कैसे समामेलन का प्रमाण पत्र कंपनी को एक अजर अमर कानूनी व्यक्ति बना देता है। व्यापारिक जगत में इन प्रक्रियाओं की समझ न केवल परीक्षा की दृष्टि से, बल्कि पेशेवर जीवन में भी अनिवार्य है। एक सही ढंग से समामेलित कंपनी ही आर्थिक विकास की नींव बनती है। मुझे उम्मीद है कि कंपनी निर्माण के इन चरणों और कानूनी प्रावधानों को लेकर आपकी समझ अब और अधिक स्पष्ट हुई होगी। अपनी पढ़ाई जारी रखें। इन कानूनी सिद्धांतों को वास्तविक व्यापारिक परिदृश्यों से जोड़कर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।